हेलो एवरीवन, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, फिर हम शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप शेयर करते हो। एक बार इसको शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, साथ के साथ लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम हमारी जो क्लास है फिर उसको जल्दी से स्टार्ट कर सकें। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है, ये जो हमारी क्लास है ये रोजाना शाम को 7 बजे लाइव होती है। रोजाना शाम को 7 बजे लाइव होती है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि ये आज हमारी चौथी क्लास है। पिछले जो 3 दिन से क्लासें हुई हैं उनमें बच्चे की जो संख्या है वो कॉन्स्टेंट बढ़ नहीं रही है। प्लीज़ आप लोगों से मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा शेयर करें। बच्चे ज़्यादा आएंगे तो मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और आपको भी पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो प्लीज़ इसे शेयर करते रहें। और कमेंट नहीं करते हो आप, क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट किए बिना चले जाते हो, तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट भी करें। आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये क्लास बनाने में मुझे बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, तब जाके आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो पाता है। तो इसीलिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर कर दोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए लाइक करने में, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि समन्वित बागवानी विकास मिशन की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन पूछा गया है समन्वित बागवानी विकास मिशन की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास में 2005, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास में 2007, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास में 2014 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके पास में 2015। जवाब देना है आपको। जवाब दीजिए, समन्वित बागवानी विकास मिशन की शुरुआत कब हुई। समन्वित बागवानी विकास मिशन की शुरुआत कब हुई। लाइव चैट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या आएगा इसका आंसर। समन्वित बागवानी विकास मिशन की शुरुआत। देखिए, समन्वित बागवानी विकास मिशन की जो शुरुआत की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014। क्या हो जाएगा, 2014 में क्या हुआ था, समन्वित बागवानी मिशन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। अगर आपसे पूछा जाता है कि NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन या राष्ट्रीय उद्यान की मिशन की शुरुआत कब हुई, तो राष्ट्रीय उद्यान की मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान की मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 में। फिर आपसे वो पूछ सकता है NFSM भी पूछ सकता है। NFSM का मतलब होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अगर आपसे पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2007। क्या हो जाएगा, 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत हुई थी। और 2014 का आंसर क्या है, 2014 में क्या हुआ था, समन्वित बागवानी विकास मिशन की शुरुआत हुई थी। अब बच गया 2015। 2015 का क्वेश्चन मैंने पीछे सोल्व करवा दिया है आपको। अगर आप नहीं थे क्लास में कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से करवा देता हूँ। 2015 में देखो 2 काम हुए थे। एक तो हुआ था आपका सोइल हेल्थ कार्ड। क्या हुआ था, सोइल हेल्थ कार्ड की या मृदा कार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी। सोइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत का पूछा जाता है कि सोइल हेल्थ कार्ड जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई, तो 2015 में हुई। ठीक है, फिर इसके अलावा 2015 में और क्या हुआ था, 2015 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष क्या बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष भी 2015 में मनाया जाता है। या सॉरी, 2015 का जो वर्ष था वो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष था। कौन सा वर्ष था, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष था। ये सवाल अब आ सकता है तो ध्यान रखना। क्लियर है, चारों के चारों ऑप्शन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन की जो अपनी ये जो क्लास होने वाली है ये बहुत ही डीप होने वाली है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और बहुत ही डेस्क्रिप्टिव होने वाली है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है थोड़ी कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन या जितने भी आपके लिए मैं जो डेटा या जो भी आपके लिए नॉलेजफुल बातें लाऊंगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल सही होगी। गलत जानकारी मैं कभी नहीं देता हूं। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल पूछा गया है कि कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। क्वेश्चन पूछा गया है
कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? जवाब देना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में 78%, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में 58%, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में 33% और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 20%। जवाब दीजिए, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? लाइव चैट बॉक्स में आपको सिर्फ इतना लिखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आपको बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतनी ही चीज़ें लिखनी होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा आंसर टाइप करते हैं। पूरा का पूरा आंसर टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस ऑप्शन लिख दीजिए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए आज भी बहुत कम स्टूडेंट है लाइव, कल भी बहुत कम स्टूडेंट लाइव थे, आज भी बहुत कम है। अब तो 4-5 क्लास हो चुकी है, अब तो कम से कम 25 स्टूडेंट तो होने ही चाहिए, कम से कम 25 से लेकर 40 स्टूडेंट तो लाइव होने चाहिए, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करते हो। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो क्वेश्चन पूछा है कि कार्बनिक पदार्थ जो होता है, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 58%। क्या हो जाएगा? 58% मात्रा पाई जाती है। कितनी मात्रा पाई जाती है? 58%, यानी कि 58% मात्रा। कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की 58% मात्रा होती है। आ गई बात समझ में? अब देखिए इसके अलावा और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो जैविक मृदाएं होती हैं उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जो जैविक मृदाएं होती हैं उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा का अगर सवाल पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान रखना कि जिन मृदाओं में 20% से अधिक जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20% से अधिक होती है, वो मृदाएं क्या कहलाती हैं? वो मृदाएं जैविक मृदाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जैविक मृदाएं कहलाती हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ ले कि जीवांश पदार्थ की मात्रा, जैविक मृदाओं में जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20%। अगर आपसे पूछ ले कि कार्बनिक पदार्थ में कार्बन की कितनी मात्रा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 58%। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सामान्य मृदा के अंदर जीवांश पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो मैंने बताया था आपको 5%। ठीक है। और 45% क्या होता है? खनिज पदार्थ। 45% क्या होता है? खनिज पदार्थ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आएगा। ये मृदा का भारात्मक संगठन है। ठीक है, सॉरी आयतनात्मक संगठन है। आयतनात्मक और भारात्मक दोनों ही चीज़ें मैंने बताई थी आपको पिछली क्लास में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कि निम्न में से कौन सी क्रिया धान से संबंधित है? कौन सी क्रिया ध्यान से संबंधित है? देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है पेगिंग, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में पडलिंग, सी है प्रॉपिंग और डी है नेपिंग। जवाब देना है आपको, क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? निम्न में से कौन सी क्रिया धान से संबंधित है? धान से संबंधित है। जवाब देना है आपको, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका आंसर? देखिए धान से संबंधित क्रिया कौन सी है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला या पडलिंग जिसने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। पडलिंग जो होता है वो किस में करते हैं अपन? धान में करते हैं। अब इस पडलिंग के 2-3 और नाम हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। एक तो इसको कहते हैं लेही। क्या कहते हैं? लेही। एक कहीं कहीं लिखा आता है गरड़, कहीं कहीं क्या लिखा आता है? गरड़। अब ये प्रोसेस भी समझा देता हूँ मैं आपको, ये प्रोसेस क्यों किया जाता है और कैसे होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है, पडलिंग किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ धान में होती है और किसी भी फसल में नहीं होती। ठीक है। अब क्या करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका धान का खेत है। ठीक है, ये आपका धान का खेत है। इस धान के खेत में अपन क्या करते हैं? इस धान के खेत में ट्रैक्टर के द्वारा क्या करते हैं हम? पहले इसके अंदर क्या भर देते हैं? पहले इसके अंदर बहुत सारा क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। बहुत सारा इसके अंदर क्या भर दिया जाता है? पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद में इसमें क्या किया जाता है? इसमें ट्रैक्टर की सहायता से, किसकी सहायता से? ट्रैक्टर की सहायता से। पुराने ज़माने में तो ट्रैक्टर होते नहीं थे, लेकिन अब ट्रैक्टर की सहायता से क्या किया जाता है? इस ट्रैक्टर को की सहायता से पीछे इस पर बहुत भारी वस्तु लगाकर इसको बहुत इसके ऊपर चलाया जाता है और ये जो मिट्टी होती है ये कीचड़ हो जाती है बिल्कुल, और इसको बहुत ही ज़्यादा कीचड़ को मतलब मिलाया जाता है। जिससे क्या होता है? इससे 2 फायदे होते हैं। देखिए इससे क्या होता है? इससे एक तो जो आपका खेत होता है उस खेत के अंदर क्या हो जाता है? एक तो खेत जो होता है उसके अंदर कठोर परत बन जाती है। क्या बन जाती है? कठोर परत बन जाती है। ठीक है, कठोर परत बन जाती है। और दूसरा क्या होता है? जो खरपतवार होते हैं,
जो खरपतवार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब कठोर खरपतवार तो समझ में आता है कि हाँ खरपतवार तो हमें नष्ट करने, लेकिन कठोर परत को नष्ट क्यों किया? तो कठोर परत का सर हमने निर्माण क्यों किया? तो कठोर परत का निर्माण करने का हमारा मेन रीज़न, बेसिक रीज़न ये था कि कठोर परत अगर जब हम बना देते हैं तो कठोर परत बनाने के बाद में क्या होता है, पानी नीचे नहीं रिसता है, पानी नीचे नहीं रिसता है, जिसके कारण क्या होता है कि खेत के अंदर पानी भरा रहता है। क्या होता है, खेत के अंदर क्या होता है, पानी भरा रहता है, और पानी जब तक खेत में भरा रहेगा तब तक धान के पौधे को पानी की आवश्यकता कम होगी। आई बात समझ में? ये होता है बेसिकली, क्या होता है, पडलिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पडलिंग बोलते हैं इसको। हिंदी में अपन किस नाम से जानते हैं? हिंदी के अंदर इसको गरड़ के नाम से भी जाना जाता है, और इसको लेही के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लेही के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि ये प्रोसेस कब करते हैं, तो ये प्रोसेस कब करते हैं, खेत में जब चावल की बुआई करते हैं तो बुआई से पहले। कब करते हैं, ध्यान रखना, बुआई से पहले की जाती है, बुआई के बाद नहीं की जाती, बुआई से पहले की जाती है। पहले करेंगे तभी तो चलाएंगे, अगर बाद में करेंगे तो हमारे पौधे नष्ट होने की आशंका रहती है। आ रही बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हाँ, अब देखिए दूसरी और कुछ चीज़ें भी इसमें दी हुई है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या होता है। एक तो आपको देखो बार बार सुनने को मिलता होगा पेगिंग। क्या बार बार सुनने को मिलता होगा? पेगिंग। अब ये पेगिंग किससे संबंधित? देखिए पेगिंग का सीधा सीधा संबंध है मूंगफली से। किससे है? मूंगफली से। ठीक है, एक अवस्था होती है, ये मूंगफली के अंदर एक अवस्था होती है, और ये लगभग 55 दिन में आती है। कितने दिन में आती है? 55 दिन में आती है, और सिर्फ किस में होती है? सिर्फ और सिर्फ मूंगफली के अंदर ही होती है, और किसी भी फसल के अंदर नहीं होती है, ध्यान रखना। तो पेगिंग पूछ ले तो मूंगफली के अंदर 55 दिन पर अवस्था आती है। पेगिंग का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि पेगिंग के अंदर क्या होता है कि सुइयों का निर्माण होता है, या इसको अधिकलन भी बोलते हैं, इसको अधिकलन भी बोला जाता है। ठीक है, अधिकलन भी बोला जाता है, और इसको सुइयां बनना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सुइयां बनना भी बोला जाता है। इस अवस्था का मतलब ये है सीधा सीधा कि मूंगफली के अंदर क्या होते हैं, फूल आने प्रारंभ हो रहे हैं, फूल आने के बाद की अवस्था है, और मूंगफली का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। किसका निर्माण प्रारंभ हो रहा है? मूंगफली का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए इस अवस्था को पेगिंग या अधिकलन के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, पेगिंग पढ़ के जाते हैं, और वहाँ एग्जाम में हिंदी में ऑप्शन आ जाता है अधिकलन। तो पेगिंग तो इंग्लिश वर्ड है, पेगिंग इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हमें इंग्लिश वर्ड को हिंदी में करने की आदत, याद करने की आदत पड़ी हुई, इसलिए हम पेगिंग पढ़ के गए, वहाँ पर हिंदी में ऑप्शन पेगिंग आया नहीं, वहाँ पर आ गया अधिकलन। फिर आप करते हो कि सर आपने पढ़ाया नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि सारे के सारे वर्ड्स अपने को कॉन्सेप्टिव याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपिंग होती है। प्रॉपिंग किसमें होती है? गन्ने में होती है। जब गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो इधर उधर गिरे नहीं, इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी पत्तियों के द्वारा बांध दिया जाता है। आ रही बात समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रोपिंग। प्रोपिंग किसमें करते हैं? प्रोपिंग करते हैं हम गन्ने की फसल में। गन्ने की फसल में क्या करते हैं, जब गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, झुकने लगता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसी की पत्तियों से उस गन्ने को बांध दिया जाता है, और इसी क्रिया को किस नाम से जानते हैं? इसी क्रिया को अपन प्रोपिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको सहारा देना भी अपन कह सकते हैं। आ गई बात समझ में? एक लास्ट क्रिया बची है, ये है निपिंग। निपिंग का मतलब क्या होता है, जो चना होता है, चने के पौधे में क्या करते हैं अपन, उसके शीर्ष भाग को तोड़ देते हैं। शीर्ष भाग को जब तोड़ देते हैं तो नीचे से और ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं, और जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतने ही ज़्यादा अपने क्या बनेंगे, पोड बनेंगे। पोड यानी कि जितनी ही ज़्यादा क्या बनेंगे, चने का निर्माण होगा। इसी क्रिया को अपन निपिंग के नाम से जानते हैं। किसमें की जाती है? निपिंग की जाती है चने के अंदर। ठीक है, निपिंग की जाती है चने के अंदर, ग्राम के अंदर, साइसर एरिटिनम के अंदर। आ रही बात समझ में? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझना है, हालांकि ये समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? इसको शॉर्ट में बोला जाता है DPAP, डपाप भी इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है ड्रॉट प्रोनोन एरिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था, इसका जवाब देना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में 1929, ऑप्शन नंबर दूसरा है 1905, तीसरा है 1960, और चौथा है 1970। लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है आपको, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। क्या होगा इसका आंसर? सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब प्रारंभ हुआ? DPAP कब प्रारंभ हुआ? सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ये बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में A, B, C, D। लाइव चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए लाइव चैट बॉक्स में जवाब थोड़ा लेट देते हो। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम DPAP कब प्रारंभ हुआ? A, B, C या D? देखिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर जिसने दिया है 1970,
बिल्कुल सही जवाब है। जिसने 1970 इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। 1970 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम इसकी शुरुआत हुई थी। इसको DPAP के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कुछ और दूसरे प्रोग्राम भी शुरुआत हुए थे। 1929 में क्या हुआ था? 1929 में क्या हुआ था? ICR की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? ICAR की स्थापना 1929 में हुई। आगे बात समझ में। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था आपका 1905 में क्या हुआ था? 1905 में IARI की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? IARI की स्थापना हुई थी। आ रही है बात समझ में। और 1960 में क्या हुआ था? 1960 में बताइए क्या हुआ था? 1960 में देश का पहला 1960 में क्या हुआ था? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं GBPUAT। इसका मतलब क्या है? गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत हुई थी। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। आपको ICR का भी पूछा जा सकता है, आपको IARI का भी पूछा जा सकता है, GBPUAT का भी पूछा जा सकता है। GBPUAT कहाँ पर है? ये पंतनगर में। कहाँ पर है? पंतनगर। पंतनगर कहाँ पर है? उस समय जब स्थापना हुई थी तब ये यूपी में था, और अभी कहाँ पर है? अभी ये यूके के अंदर है। कहाँ पर है? यूके के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। ध्यान रखना, सवाल कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जलवायु शब्द किस भाषा से बना है या किस भाषा का शब्द है? जलवायु किस भाषा का शब्द है? बताइए जल्दी से, जलवायु किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में ग्रीक, ऑप्शन नंबर B है आपके पास में लैटिन, ऑप्शन नंबर C है आपके पास में फारसी, और ऑप्शन नंबर D है आपके पास में अरबी। बताइए अब लाइव चैट बॉक्स में क्या होगा इसका जवाब। जलवायु किस भाषा से बना शब्द है? जलवायु शब्द जो है वो किस भाषा से बना है? ग्रीक, लैटिन, फारसी या अरबी? ग्रीक, लैटिन, फारसी या अरबी? लाइव चैट बॉक्स में स्टूडेंट बहुत कम है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो, तभी वीडियो आपकी आगे बढ़ेगी, आगे लोगों तक पहुंचेगी। इसलिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है, थोड़ा इसको शेयर करते रहो। शेयर करते रहोगे तो क्या होगा, नए नए स्टूडेंट जुड़ेंगे, आपके भी नए नए दोस्त बनेंगे। आप लाइव चैट बॉक्स में उनसे वार्तालाप कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके ज़्यादा बातचीत करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल बातचीत कर सकते हो, उनसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और साथ के साथ स्टडी भी कर सकते हो। इसलिए थोड़ा इसको शेयर करो। और जो स्टूडेंट अभी हाल ही में जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जो स्टूडेंट क्लास में अभी तुरंत ही जुड़े हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आप भी कर दीजिए। ठीक है, अगले सवाल इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए। जलवायु शब्द, अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कि जो जलवायु शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जलवायु ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? क्लाइमा शब्द से बना है। क्लाइमा का मतलब क्या होता है? क्लाइमा का बेसिकली मतलब होता है एक तो जल प्लस वायु। क्लाइमा का मतलब क्या होता है? जल प्लस वायु होता है। ध्यान रखना, क्लाइमा शब्द से मिलकर बना है आपका क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमा शब्द से मिलकर बना है और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे बात समझ में। अगर आपसे पूछ ले कि मानसून कौन सी भाषा का शब्द है, तो मानसून कौन सी भाषा का शब्द है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। आगे बात समझ में, मानसून अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्दों की क्या विशेषता होती है? जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है, क्या लगा होता है? कल्चर लगा होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? लैटिन होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, जैसे हॉर्टिकल्चर, जैसे और भी सेरिकल्चर या पिस्सिकल्चर जो भी हैं वो सारे के सारे कौन सी भाषा के शब्द होंगे? लैटिन भाषा के शब्द होंगे। ठीक है, जलवायु किस भाषा से बना है? जलवायु बना है आपका ग्रीक भाषा से। मानसून किस भाषा का बना है? मानसून बना है अरबी भाषा से। और कल्चर क्या है? कल्चर आपका बना है लैटिन भाषा से। ठीक है, आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी के अगर पूछ ले तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हिंदी में काम आ सकता है आपके, हालांकि हिंदी में इस प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है, ध्यान से देखना है, निम्न में से किन बादलों से लगातार भारी वर्षा होती है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किन बादलों से लगातार भारी बरसात होती है? ऑप्शन देखिए क्या है।
ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में निम्बस क्लाउड, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में तीतरपंखी मेघ, ऑप्शन नंबर सी है कपासी मेघ और डी है स्त्री मेघ। जवाब दीजिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। निम्न में से किन बादलों से लगातार भारी बरसात होती है? निम्न में से किन बादलों से लगातार भारी बरसात होती है? आपको सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बस इतना ही करना है। ऑप्शन टाइप करना है आपको। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निम्बस क्लाउड। अब इस निम्बस क्लाउड का दूसरा नाम क्या है? इसको जल मेघ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जल मेघ के नाम से भी इसको जाना जाता है। आ गई बात समझ में? ये जल मेघ जो होते हैं ये वातावरण में कितनी ऊंचाई पर होते हैं पूछ ले अगर, तो 300 मीटर की। कितनी मीटर की ऊंचाई पर होते हैं? 300 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ध्यान रखना। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन, टोटल मैं आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर ही कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर आपसे पूछ ले बादल कितने प्रकार के होते हैं, तो बादल होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? बादल 4 प्रकार के होते हैं। आ गई बात समझ में? चारों प्रकार आपके सामने दिए गए हैं, निम्बस क्लाउड, तीतरपंखी मेघ, कपासी मेघ और स्त्री मेघ। चारों क्लियर हैं? अब देखिए इनकी विशेषता क्या है। अगर आपसे पूछे बरसात वाले बादल कौन से हैं, तो बरसात वाले बादल कौन से हैं? आपको भी मैंने बताया बरसात वाले बादल कौन से हैं। निम्बस क्लाउड, ये क्या करते हैं? ये बरसात करते हैं, या इनको जल मेघ के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में? दूसरा है आपका तीतरपंखी मेघ। जो तीतरपंखी मेघ होता है इसकी क्या खासियत होती है कि ये तीतरपंखी मेघ जो होते हैं ये बेसिकली सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्या होते हैं? तीतरपंखी मेघ जो होते हैं ये सबसे अधिक ऊंचे होते हैं, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले मेघ कौन से हैं पूछ ले तो सबसे ऊंचे पाए जाने वाले मेघ हैं तीतरपंखी मेघ। फिर होते हैं कपासी मेघ। कपासी मेघ क्या करते हैं? इनकी एक आदत होती है, ये गर्जना अधिक करते हैं और बरसात कम करते हैं। आ गई बात समझ में? गर्जना अधिक करते हैं और बरसात कम करते हैं, और ये कपास के ढेर के समान दिखाई देते हैं। कपास के ढेर के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको कपासी मेघ के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में? और फिर उसके बाद में आता है स्त्री मेघ। जो स्त्री मेघ होते हैं ये सबसे नीचे होते हैं। स्त्री मेघ जो होते हैं ये सबसे नीचाई पर पाए जाते हैं और ये परतदार होते हैं। क्या होते हैं? परतदार होते हैं। ध्यान रखना, पूछ ले कि परतदार बादल कौन से हैं, तो स्त्री मेघ परतदार होते हैं और सबसे नीचे पाए जाते हैं। गर्जना करने वाले बादल कौन से, तो कपासी मेघ है। सबसे ऊंचाई पर कौन से बादल है, तो तीतरपंखी मेघ है। बरसात वाले कौन से हैं, तो निम्बस क्लाउड या जल मेघ। आ गई बात समझ में? यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा बेटा, ध्यान रखना। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें, ठीक है? कमेंट करके जरूर जाना आज, ठीक है? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया था मैं आपके लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा कि पत्तियों पर परत बनाने वाला रसायन है। पत्तियों पर परत बनाने वाला रसायन है। ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या है। ऑप्शन 1 है आपका हेक्साडिकेनोल, ऑप्शन नंबर बी है आपका पास केआलीन चूना, सी है आपके पास में एट्राजीन और डी है आपके पास में साइकोसोल। बताइए क्या होगा इसका जवाब? बताइए इसका जवाब क्या होगा? लाइव चैट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा हेक्साडिकेनोल। क्या होगा? हेक्साडिकेनोल। जो हेक्साडिकेनोल नामक रसायन होता है वो क्या करता है? ये पत्तियों पर परत बनाने का काम करता है। पत्तियों पर परत बनाने का, पत्तियों पर हमें परत क्यों बनानी है? तो पत्तियों पर परत हमें इसलिए बनानी है क्योंकि हमें वाष्पोत्सर्जन को कम करना है। किसको कम करना है? वाष्पोत्सर्जन को। वाष्पोत्सर्जन जो की क्रिया जो होती है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। कम क्यों करना है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम शुष्क क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शुष्क क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, और शुष्क क्षेत्र में अगर पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाएगी तो हमें सिंचाई करने की आवश्यकता क्या होगी? कम होगी। आई बात समझ में? सिंचाई करने की आवश्यकता हमें कम हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? हम ऐसे रसायन का छिड़काव करते हैं जो पत्तियों पर जाकर क्या कर लेता है? परत बना लेता है, और परत बनाने के बाद में वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है, और कम होने के कारण क्या होता है? हमें हमारा जो पौधा है वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है या जीवित रह सकता है, और कम पानी में भी क्या कर सकता है? उत्पादन हमें दे सकता है। आ गई बात समझ में? लेकिन इस वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, थोड़ा मैं साफ कर देता हूं इसको। देखिए इस वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए और भी कुछ क्रियाएं की जाती है। क्या क्या क्रियाएं की जाती हैं? देखिए वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? हम
एक क्या कर सकते हैं, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उसको बंद कर सकते हैं। तो पत्तियों का रंध्र बंद करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में अभी अवेलेबल है एट्राजिन। एट्राजिन के अलावा और भी होते हैं, एक एट्राजिन के अलावा आप CO2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। CO2 के अलावा आप फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये रंध्र को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रंध्र को बंद कर देते हैं। रंध्र यानी कि स्टोमेटा क्या होते हैं, रंध्र यानी कि स्टोमेटा होते हैं। आ गई बात समझ में। अगर वो आपसे पूछ ले कि प्रकाश का परावर्तन करने वाला रसायन कौन सा है, तो प्रकाश का परावर्तन करने वाला रसायन पूछता है तो इसका जवाब देना है आपको क्यालिन चूना, ठीक है। क्यालिन चूना के 5% का स्प्रे किया जाता है। तो ये क्या कर देते हैं, ये सीधा सीधा जो प्रकाश आता है उसका परावर्तन कर देते हैं। एक विशेष प्रकार की एक परत बना लेते हैं, वो परत उससे टकराती है। टकराने के बाद में क्या हो जाता है, प्रकाश का सीधा सीधा क्या हो जाता है, प्रकाश का सीधा सीधा परावर्तन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, ऐसे 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 प्रकाश आता है, फिर ऐसे 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 वापस लौट जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा लेके आता रहूँगा, बस आप अपना सपोर्ट थोड़ा बनाए रखें। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क खेती में बरसात की मात्रा होती है, यानी कि जहां पर शुष्क खेती होती है मतलब कितनी बरसात की मात्रा को या कितनी बरसात को हमने शुष्क श्रेणी में रखा गया है। आ गई बात समझ में, नहीं आई फिर से समझा देता हूं कि ये पूछना चाह रहा है कि जो शुष्क खेती है वहां पर बरसात की मात्रा क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या है आपके। ऑप्शन नंबर 1 है 750 mm से कम, ऑप्शन नंबर बी है 750 से 1100 mm, ऑप्शन नंबर सी है 1150 mm से अधिक, और ऑप्शन नंबर डी है 1500 से mm से अधिक। जवाब देना है आपको, लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। शुष्क खेती में बरसात की मात्रा, शुष्क खेती में बरसात की मात्रा बतानी है आपको कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या डी। शुष्क खेती में बरसात की मात्रा, देखिए शुष्क खेती में बरसात की मात्रा का आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, जो शुष्क खेती होती है वहाँ पर बरसात की मात्रा जो होती है वो 750 मिलीमीटर से कम जब जहाँ पर बरसात हो रही है वो एरिया किस में आता है, वो एरिया शुष्क खेती में आता है, ठीक है। एक शुष्क खेती होती है, एक शुष्क भूमि खेती होती है, एक बारानी होती है। तो अगर सिर्फ शुष्क खेती का पूछते हैं आपसे तो शुष्क खेती का आपको आंसर देना है 750 mm से कम। अगर आपसे पूछ लिया कि शुष्क भूमि खेती, यहाँ पर जहाँ पर सूखी भूमि होती है, बरसात जहाँ पर शुष्क भूमि होती है वहाँ पर कितना चाहिए, तो वहाँ पर चाहिए 750 से 1100 mm। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बारानी, तो बारानी का जवाब देना है 1150 मिलीमीटर से अधिक जहाँ पर बरसात होती है वहाँ पर बारानी खेती की जाती है। जहाँ पर 750 से 1100 mm बरसात होती है, जहाँ पर 750 से 1100 mm बरसात होती है वहाँ पर क्या की जाती है, वहाँ पर शुष्क भूमि खेती की जाती है। और सिर्फ शुष्क खेती पूछता है तो 750 mm से कम। आ गई बात समझ में। अगर नहीं आई तो कमेंट करना, क्वेश्चन को मार्क कर देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है कि कमेंट करके बताना सर शुष्क खेती वाला वापस समझाइए, तो मैं वापस समझा दूंगा आपको। अभी कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों की कमेंट नहीं देखता हूँ, मैं सीधा सीधा आपको पढ़ाता हूँ बस। मैं आप लोगों के अगर कमेंट देखूंगा तो शायद मुझे पता है कि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। आपकी जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आप कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करोगे तो मैं आराम से उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक, आप समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा जो आज तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि ये सवाल लगभग पीछे सुपरवाइजर से लेकर, जेड से लेकर और AA से लेकर, AO से लेकर, फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्जाम से लेकर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में ये प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिल्ट मृदा कणों का व्यास कितना होता है। अब सिल्ट का ही नहीं पूछते हैं, बार बार सिल्ट का ही नहीं पूछते हैं, 2, 3, 4 मृदा के प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, मैं आपको सारे बता देता हूं। पहले आप ये बताइए इसका आंसर अगर आपको आता है तो देना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 2.0 से 0.2 mm, ऑप्शन नंबर बी है 0.20 से 0.02 mm, ऑप्शन नंबर सी है 0.02 से 0.002 mm और ऑप्शन नंबर डी है 0.002 से कम। अब आपको कमेंट करके बताना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मृदा का क्या क्या होता है, कितने प्रकार की मृदा होती है, क्या है इनका संगठन, क्या है, क्या कैसे इनको डिवाइड किया गया है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। एक बार आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे, फिर अपन आगे बात करते हैं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। कमेंट करिए एक बार। जो इसका जवाब दे रहे हैं, देखिए जो बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं कि
सिल्ट मृदा कणों का व्यास, जो जिसने सिल्ट मृदा कणों का व्यास बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी वाला जिसने बताया है, बिल्कुल सही जवाब है, जिसने बी वाला बताया है 0.20 से 2.02 mm, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ा अपन समझ लेते हैं इस चीज़ को, तभी अपने लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो समझना कैसे है, देखिए थोड़ा समझना आपको ऐसे है कि जो मृदा है उसको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, देखिए थोड़ा सा आपको समझना है। जो मृदा है उसको इंटरनेशनल सॉइल साइंस ने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। उसने इंटरनेशनल सॉइल साइंस ने उसको 4 भागों में बांटा है उसके कणों के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर? उसके कणों के आधार पर। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको। और इसको जो बांटा है वो कौन सी पद्धति है? वो एक वैज्ञानिक है एटरबर्ग। कौन है? एटरबर्ग। ध्यान रखना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है एटरबर्ग। ध्यान से वापस से लिख देता हूँ, देखिए एटरबर्ग। पूछेगा वो कि मृदाकरण करने के लिए कौन से वैज्ञानिक थे? एटरबर्ग, ठीक है। ये वैज्ञानिक था, इन्होंने क्या किया? मृदा के कणों को 4 भागों में विभाजित किया। आगे बात इतनी समझ में, ये जो विभाजन की ये जो प्रक्रिया है ये इंटरनेशनल है, ठीक है। इंटरनेशनल, आगे बात समझ में, ये इंटरनेशनल है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए 2 ही प्रणाली चलती है, एक तो चलती है आपकी इंटरनेशनल, एक तो चलती है आपकी इंटरनेशनल, और एक चलती है आपकी अमेरिकन, ठीक है। एक चलती है आपकी अमेरिकन। अमेरिकन को भूल जाइए, बिल्कुल कुछ किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। आपको इंटरनेशनल को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के आधार पर मृदा को कितने कणों में विभाजित किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 कणों में विभाजित किया गया है। 4 प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। फिर वो आपसे पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने किया है, तो लिखना है एटरबर्ग। आगे बात समझ में, एटरबर्ग ने किया है, ठीक है, एटरबर्ग ने किया है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए कौन कौन से हैं वो कण, तो उसका आंसर देखिए क्या होगा। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका मोटी बालू, मोटी बालू। फिर दूसरे नंबर पर आता है, फिर दूसरे नंबर पर क्या आता है? नंबर 1 पे आता है, थोड़ा मैं सही नहीं लिख पा रहा हूँ। नंबर 1 पे आता है मोटी बालू, नंबर 2 पे आता है महीन बालू, ठीक है, और नंबर 3 पे आता है सिल्ट, और नंबर 4 पे आता है आपकी क्ले मृदा, ठीक है। ये 4 प्रकार की मिट्टी होती है, 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 प्रकार की मिट्टी होती है। और इन चारों का जो कणों का व्यास होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इन चारों का कणों का व्यास अलग अलग होता है। आपको ध्यान रखना है ये पद्धति कौन सी है? इंटरनेशनल पद्धति है। 4 भागों में विभाजित किया है, एटरबर्ग ने इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। ये थोड़ी डिस्क्रिप्टिव क्लास बोर्ड पे हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती, इसलिए मैंने आपको जो मेन चीज़ थी वो बता दी। अगली बात समझ में, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, हाँ इसका आंसर बताना था मुझे। इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। दूसरा वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। 0.20 से 0.02 mm। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बीज अधिनियम, बीज अधिनियम कब बना? क्वेश्चन पूछा गया है बीज अधिनियम कब बना। अब देखिए बीज अधिनियम कब बना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास में 1966, बी है 1968, सी है 1957 और डी है 1963। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जवाब देना है। बीज अधिनियम कब बना? 1966, 1968, 1957 या 1983। क्या होगा इसका आंसर? बीज अधिनियम कब बना? बीज अधिनियम कब बना? लाइव चैट बॉक्स में जवाब देना है, बीज अधिनियम कब बना। देखिए बीज अधिनियम की अगर बात करें तो बीज अधिनियम जो बना था वो कब बना था? बीज अधिनियम बना था आपका 1966 में। आ गई बात समझ में, 1966 में बीज अधिनियम बना था, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा और भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीज नियंत्रण आदेश, क्या पूछता है? बीज नियंत्रण, बीज नियंत्रण आदेश। तो बीज अधिनियम और बीज नियंत्रण आदेश दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। बीज नियंत्रण आदेश अगर पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा 1983। क्या हो जाएगा? 1983 में बीज नियंत्रण आदेश बना था। और अगर आपको सिर्फ और सिंपल बीज अधिनियम पूछा जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा 1966। आगे बात समझ में, बिल्कुल आगे बात समझ में। तो आज थोड़ा समय की कमी है, इसलिए मैं इसके बाद में 3-4 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा। तो हो सकता है कि ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी सडनली कहीं जाना है। तो
आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को अगर पसंद आई तो उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर करना है, और कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना नए स्टूडेंट हो तो। अगर आप ऑफलाइन देख रहे हो तो रोजाना शाम को 7 बजे हमारी क्लास होती है इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल ठीक 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए क्योंकि बाहर तो कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। और स्टडी करते रहिए, आपका जेट का एग्जाम, आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम भी बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।